नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लद्दाख के अंदर हुई हिंसा की। आपने एक शब्द बड़ा आजकल सुना होगा, जैनजी। हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ है। भारत के लद्दाख के अंदर जैनजी ने आंदोलन किया है और उसके अंदर कुछ गाड़ी, सीआरपीएफ की गाड़ी को फूका, बीजेपी के दफ्तर को फूका। तो आइए जानते हैं, ये आंदोलन है या साजिश है। इन लोगों की मांग क्या है, सिक्स शेड्यूल क्या होता है। और सोनम वांगचुक, जिनका नाम आपने सुना होगा, थ्री इडियट मूवी से, जो थ्री इडियट मूवी उन्हीं के ऊपर इंस्पायर्ड है। तो आप उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि सोनम वांगचुक है कौन, क्यों ये आंदोलन हो रहा है, इनकी मांग क्या है, सिक्स शेड्यूल क्या होता है। ये जैनजी नया शब्द आया है, बड़ा फैशनेबल शब्द है जैनजी। नेपाल से उठा आंदोलन, मतलब नेपाल के पैटर्न के बेसिस पे ही लद्दाख के अंदर कोशिश की गई है। आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि लद्दाख के अंदर क्या हुआ है और भारत सरकार ने क्या कार्रवाई की और इन लोगों की क्या मांग है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आप ये हेडलाइन पढ़िए। हेडलाइन में लिखा है, लद्दाख प्रोटेस्ट हाईलाइट 4 डेड। आगे बढ़िए, लद्दाख वायलेंस जेएनजी रिवॉल्यूशन को। आप डिफरेंट डिफरेंट हेडलाइन पढ़ेंगे तो वही बात निकल के आती है कि लद्दाख के अंदर जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो हिंसा में बदल गया और बीजेपी दफ्तर, सीआरपीएफ गाड़ी को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। हम कह सकते हैं ये एक नेपाल से प्रेरित आंदोलन था। आपको याद होगा, नेपाल के अंदर भी हाल ही के दिनों में, कुछ दिन पहले, वहां के सिंह दरबार और वहां के प्रधानमंत्री को भागना, मतलब छुपना पड़ा। सेना ने टेक ओवर किया, फिर वहां प्रधानमंत्री में रिजीम चेंज हो गई, सत्ता परिवर्तन हुआ, तब जाके वो आंदोलन रुका। क्या ऐसा कुछ भारत में भी कोशिश हो रहा है? लंबे समय से आपने एक शब्द सुना होगा भारत के अंदर, भारत का जेनजी जाग चुका है, भारत का यूथ जाग चुका है। तो आइए दोस्तों, डिटेल में जानते हैं इसके बारे में, लद्दाख में क्यों हुआ, इन लोगों की मांग क्या है, इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं, लद्दाख है कहाँ। तो थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं दोस्तों। लद्दाख के बारे में जानते हैं, एक बहुत ही पीसफुल रीजन है, एक डेजर्ट, मैं बोलूँ इसको एक कोल्ड डेजर्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जेएनजी यूथ हैव टेकन द लीड एंड डिमांडिंग द प्रोटेक्शन फॉर द लैंड, कल्चर एंड जॉब। उनका कहना था कि हमें लैंड, मतलब हमें अपनी जो जमीन है उसकी रक्षा करनी है, वहाँ की जो संस्कृति वो उसे बचाना है, वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण हो, और तो और प्रमुख मांग सिक्स शेड्यूल में हमें शामिल करो और स्टेटहुड का दर्जा दो। आइए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। आप पढ़िए हेडलाइन, जेएनजी प्रोटेस्ट प्लंग्स लद्दाख इनटू द डिसएरे, सोनम वांगचुक ऑब्जेक्ट टू वायलेंस एलिग्ड किलिंग। अब ये जो आंदोलन था, ये सोनम वांगचुक जी के द्वारा काफी दिनों से लीड किया जा रहा था। वो लगभग सितंबर के महीने से लगभग 13 टू 14 डे उनको हो चुका है अब तक, वो हंगर स्ट्राइक पे थे। अब हुआ क्या, अचानक से इस आंदोलन के अंदर उन्होंने भीड़ बुलाई एक दिन पहले, मतलब बोला जा रहा है कि सोशल मीडिया की हेल्प से भीड़ को इकट्ठा किया गया, फिर भड़का हुआ नारेबाजी की गई और फिर लास्ट में आग के हवाले कर दिया गया। लद्दाख प्रोटेस्ट हाईलाइट, लगभग 4 लोगों की इसमें मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसा बीजेपी का कहना है कि ये कोई जेएनजी आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस के द्वारा इंस्पायर्ड आंदोलन है या कांग्रेस के द्वारा किया गया है। तो आइए और जानते हैं डिटेल में। तो देखो दोस्तों, आपको चित्र देख सकते हैं, सीआरपीएफ की गाड़ी है, इसको आग के हवाले कर दिया आंदोलनकारियों ने। ये देखिए, ये बीजेपी का दफ्तर है, वहां पे इन लोगों ने आग के हवाले कर दिया। कुछ और भी घटनाक्रम। ये हैं व्यक्ति सोनम वांगचुक, जो इस आंदोलन के चेहरे बने हुए। आइए जानते हैं ये एक्टिविस्ट व्यक्ति हैं कौन। इन्हें आंदोलन का बड़ा शौक है, हिंसक आंदोलन। ये भूल गए कि ये नेपाल नहीं, ये भारत है। भारत का संविधान इतना भी लचीला नहीं है, लचीला है लेकिन इतना भी नहीं है कि आप हिंसा पे उतारू हो जाओ, वो भी 3 लाख की आबादी वाले राज्य के अंदर। आइए जानते हैं थोड़ा सा। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले नेपाल के अंदर भी कुछ इसी टाइप की हिंसा हुई थी। वहां की जो यूथ थी, उन्होंने सिंह दरबार को आग के हवाले कर दिया था। फिर सत्ता का रिज्यूम चेंज हुआ, फिर नेपाल के प्रधानमंत्री चेंज हुए, वहां पे सुशीला कार्की को दोबारा दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। सेना ने कुछ दिन के लिए, मतलब एक दिन का टेक ओवर किया वहां पे, 1 से 2 दिन के लिए। देन फिर जैन जी और मिलके डिस्कॉर्ड पर वोटिंग हुई, तब फिर सुशीला कार्की को वहां एक क्या बोले, अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो उसी से इंस्पायर्ड ये आंदोलन, वही सेम पैटर्न पे हुआ। भीड़ इकट्ठा होती है भारत के अंदर, सोशल मीडिया से होती है यहाँ पे, उसके बाद फिर भड़काऊ भाषणबाजी होती है, उसके बाद फिर सीआरपीएफ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता है, बीजेपी दफ्तर को फूंक दिया जाता है। तो आप पैटर्न देखिए, नेपाल के तर्ज पे ही पैटर्न है। तो आइए थोड़ा डिटेल में, हमने पहले इस पे वीडियो किया था, नेपाल, फ्रांस और ब्रिटेन में भी कुछ दिन पहले आंदोलन हुए थे। तो आप हमारे इस वीडियो को भी देख सकते हैं जाके, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक समय पहले स्प्रिंग अरब में भी सत्ता परिवर्तन हुए थे, तो आंदोलन हुए थे। क्या इसी टाइप का पैटर्न दोबारा बनता जा रहा है? तो हमने पूरी जानकारी डिटेल में शेयर की अपने इस वीडियो में। आप हमारे चैनल पे जाइए, आई बटन पे क्लिक करिए और आप हमारा इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या, ऑन गोइंग हंगर किया। मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में कि जो सोनम वांगचुक थे वो पहले से ही हंगर स्ट्राइक पे थे, उनके साथ कुछ और भी लोग थे जो हंगर स्ट्राइक्स पे थे। सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा था, हंगर स्ट्राइक खत्म किए, हम आपके साथ मीटिंग कर रहे हैं, फिर भी आप खत्म करिए। उनकी कुछ प्रमुख मांगे थी, लेकिन उन्होंने सरकार की नजरअंदाज करते हुए उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। देन फिर हम बोले तो वहां पे हिंसा हो गई और फिर सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा। अभी अब देखो आगे क्या हुआ, हिस्टोरिकल। थोड़ा सा मैं लद्दाख के बारे में बताना चाहूंगा आपको।
लद्दाख को 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। आपको याद है लद्दाख मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही पार्ट हुआ करते थे। मैं आपको थोड़ा सा मैप के अंदर बताता हूँ। ये देखो मैप, ये पहले एक ही मैप हुआ करता था। तो 2019 में क्या किया भारत सरकार ने, धारा 370 को हटाया, तभी दो यूनियन टेरिटरीज का निर्माण हुआ। एक बनी जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी बनी लद्दाख। जम्मू कश्मीर को विद लेजिस्लेटिव बना दिया गया और लद्दाख को नॉन लेजिस्लेटिव बनाया गया। मतलब लद्दाख के अंदर मुख्यमंत्री नहीं होगा, सेंटर के द्वारा अधीन होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर होगा तो यूनियन टेरिटरी, मतलब उपराज्यपाल होगी, दिल्ली की तरह व्यवस्था होगी और वहां पर मुख्यमंत्री भी होगा। तो इनके लोगों का मांग यही थी कि साहब हमको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, मतलब हमें भी राज्य का दर्जा दिया जाए यूनियन टेरिटरी के अपेक्षा। दोस्तों ये जगह इतनी महत्वपूर्ण है कि आप एक बार सोच के देखिए, ये हमारा हिस्सा आ गया J&K का। इसके बाद ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये वाला हिस्सा हमारा कारगिल का हिस्सा है। ये हमारा लेह है, मतलब लेह लद्दाख वाला हिस्सा। अब देखो, है तो ये लद्दाख के अंदर ही स्टेट बनाया। अब हुआ क्या, इन दोनों को आपस में मिला के भारत सरकार ने एक लेह मतलब लद्दाख बना दिया। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे ज्यादातर बौद्ध पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे इस रीजन, लेकिन जो कारगिल वाला रीजन है, इस कारगिल वाले रीजन के अंदर पता है आपको कौन सी पॉपुलेशन रहती है? मुस्लिम, सिया मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। और आपको पता है 1962 में हमारा कुछ हिस्सा चीन ने कब्जा लिया था, वो वाला यहीं पे हमारा सियाचिन आगे ग्लेशियर है। तो मतलब ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा चीन की नजर इस पर रहती है, कभी पाकिस्तान कभी चीन। आपको याद है 1999 में करगिल का युद्ध हो, 1962 में चीन ने हमको हरा दिया था, वो वाला युद्ध हो। तो मतलब बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो भारत सरकार ने इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया। लद्दाख की आबादी लगभग 3 से 3.5 लाख के बीच में बताई जाती है ऑन एन एवरेज। अब इनकी मांग ये है कि हमें स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, पहली चीज, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है भी, लेकिन सेंटर ये चाहता है कि भाई इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जो इतनी महत्वपूर्ण है, एक तरफ चीन एक तरफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्या है कि जो पीओके वाला एरिया है ना, वो उसने घेर रखा है, ये वाला एरिया अपना, पता है ना आपको, ये एरिया उसने घेर रखा है। ये तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात ये है कि भाई इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर आप क्यों मनमानी कर रहे हो? दूसरा, यहाँ से सांसद चुने जाते, इन दोनों सीटों से, जैसे लद्दाख और लेह, इन दोनों का जो, मैं कैसे बोलूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक ही होता है, मतलब संसद के अंदर प्रतिनिधित्व तो एक ही व्यक्ति करता है। तो इनकी मांग है कि पहले तो 2 सांसद किए जाएं, तो 2 सांसद किए जाएं कि लेह को अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया जाए और कारगिल को अलग। सरकार इस पर विचार कर रही है। दूसरा, इनकी कुछ और भी डिमांड्स है। पहली डिमांड क्या है इनकी? स्टेटहुड, कि हमें भाई राज्य का दर्जा दो, हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री हो। दूसरी इनकी मांग क्या है? इंक्लूजन अंडर द 6th शेड्यूल, कि हमें भाई ये 6th शेड्यूल के अंदर शामिल करो। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि 6th शेड्यूल क्या है, पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा। 6th शेड्यूल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है, क्या ये पॉसिबल है ऐड करना, कौन कौन से राज्य भारत के पहले से इन्वॉल्व हैं 6th शेड्यूल के अंदर, मतलब एवरीथिंग आई विल टेल यू इन डिटेल अबाउट 6th शेड्यूल। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली मांग इनकी क्या है? सेपरेट लोकसभा सीट फॉर द लेह एंड कारगिल। मैंने आपको अभी थोड़ा सा डिटेल में बताया कि लेह कहाँ है, कारगिल कहाँ है, इसको 2019 में कैसे यूटी बनाया गया। और क्या? रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो लोकल लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए एम्प्लॉयमेंट में। और क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, जो वहां के लोकल रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अब चल दिया आगे, इनकी ये कुछ की डिमांड थी जो मैंने आपको बताई। आगे अब समझते 6th शेड्यूल क्या होता है। दोस्तों 6th शेड्यूल क्या है? भारत के अंदर, मतलब भारत के संविधान के अंदर एक प्रावधान है 6th शेड्यूल, जिसके अंदर जो जनजातीय प्रभावित क्षेत्र हैं, जैसे जहां ट्राइब्स रहती है, जैसे मैं एग्जांपल लूं त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, इनके अंदर कुछ मेजर पार्ट है जो ट्राइब के, जहां जैसे ट्राइब्स का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। तो उस हिस्से को किसमें इंक्लूड किया गया? 6th शेड्यूल में। कंप्लीट असम नहीं, कंप्लीट मिजोरम नहीं, कंप्लीट त्रिपुरा नहीं, कुछ कुछ हिस्से 6th शेड्यूल में इंक्लूडेड है, पहले से ही इंक्लूडेड है। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, एडीसी होती है। मतलब वहां पे कोई भी लोकल विकास होगा, कोई भी चीज होगी, फैक्ट्री लगेगी, वहां के खनिज निकाल होंगे, तो वहां की जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, एडीसी है, उससे परमिशन लेनी होती है। यही मांग इन लोगों की है। अब दोस्तों सवाल क्या है, क्या ये पॉसिबल है? तो अच्छा, ये 6th शेड्यूल में क्यों? क्योंकि उनके ऐसा मानना था उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय की सरकार का, कि भाई इन लोगों के अधिकारों को संरक्षित कर दिया जाए। भारत के अंदर जो नक्सलिज्म था ना, नक्सलिज्म किस बात से प्रभावित हुआ? नक्सलिज्म का यही तो कहना था कि भाई हमारे संसाधनों को भारत सरकार ले रही है। जो हम ब्लड बोलते थे, जिसका अब 128 राज्य घट करके लगभग 13-14, 128 जिले घटकर, माफ करिएगा, 128 जिले घट करके लगभग 13-14 जिलों में सिमट गया है अब। तेलंगाना का कुछ हिस्सा, आंध्र का कुछ हिस्सा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के कुछ हिस्से, दंतेवाड़ा वाला रीजन, तो इन सब रीजन से घट के अब हट गया। उनकी मांग यही तो थी, तो वही नक्सलिज्म का रूप लिया। लेकिन अब छोटे छोटे रीजन के अंदर ऑटोनोमस काउंसिल्स बनी हुई है कुछ राज्यों के अंदर, जो ज्यादातर हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के अंदर है। यही मांग इनकी, भाई हमें भी इंक्लूड कर लो। अब प्रॉब्लम क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको।
अच्छा, सिक्स शेड्यूल के की फीचर्स क्या है? ट्राइबल एरिया आर एडमिनिस्ट्रेटेड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैव अ पावर टू लेजिट ऑन द लोकल मैटर। सिंपल सी बात है, जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है तो लोकल मैटर्स पे वो लेजिट करते हैं आपस में। थर्ड, काउंसिल एंजॉय लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी। उनके पास इतना अधिकार है कि वो किसी को क्या परमिशन देनी है वो दे सकते हैं, कौन सी फैक्ट्री यहाँ आएगी क्या आएगी तो उनसे परमिशन लेनी होगी। स्पेशल प्रोविजन एम टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन, प्रिजर्व इंडिजिनियस कल्चर एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। मतलब वो अपने लोकल लेवल पे ही अपनी संस्कृति को भी बचाते हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू ऐड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब इन लोगों को ऐड करने में क्यों डिफिकल्टी? पहला पहला रीजन है कि दोस्तों अभी भारत के कुछ राज्यों के अंदर ही सिक्स शेड्यूल के कुछ रीजन्स को ही इंक्लूड किया गया है। अगर मान लो ये मांग लद्दाख की मानी जाती है तो सरकार को पहले तो संविधान में संशोधन करना होगा आर्टिकल 244 के क्लॉज 2 में। कोई प्रॉब्लम यहां तक? आर्टिकल 244 के क्लॉज 2 में ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है। अभी ये आंदोलन चल रहा है तो ये मान के चलिए निश्चित ही सिक्स शेड्यूल पे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आगे क्या? इंटीग्रेट। हाँ, एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही लद्दाख को शामिल करेंगे भारत के कुछ और भी राज्य, जैसे दंतेवाड़ा वाला रीजन है, तेलंगाना का कुछ रीजन है, और भी आंध्रा का, मतलब सॉरी आंध्रा का कुछ रीजन है, उड़ीसा, झारखंड, ये जो रीजन है, मिजोरम काफी टाइम से डिमांड कर रहा है, मणिपुर, मणिपुर के अंदर जो रीजन है, जो हिंसा हो रही थी वहां के लोग भी मांग करते हैं। तो हर राज्य के अंदर चिंगारी फैल जाएगी आंदोलन की। तो सरकार इस चीज से अवॉइड करना चाहती है कि भाई ऐसा ना हो कि एक के चक्कर में देश के अंदर आंदोलन की बाढ़ आ जाए। दूसरा, इंटीग्रेशन डिमांड मैचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क विच इज इन रीजन लाइक लद्दाख। अब सिंपल ये है कि अगर सरकार ये सब करती भी है ना तो फिर भी प्रॉब्लम आएगी। फिर ये लोग कहेंगे कि नहीं साहब हमें अपना मुख्यमंत्री भी चाहिए। फिर अदर राज्यों के लोगों को कैसे समझाया जाएगा? वहां की लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को तैयार करने में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर में दिक्कत आएगी। डेमोक्रेटिक डाइवर्सिटी, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे दिक्कत क्या है कि करगिल वाले रीजन में 60% सिया मुस्लिम पॉपुलेशन है और बाकी लेह वाले रीजन में बौद्ध मुस्लिम, मतलब जो बौद्ध पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन ज्यादा है। तो थोड़ा सा कल्चरली भी प्रॉब्लम हो सकती है। वही मणिपुर जैसी स्थिति ना बन जाए कहीं मैती और कुकी जैसी। तो सरकार इन चीजों से अवॉइड करने के लिए कि भाई फिर हर जो ट्राइब्स जहां जहां रहती है वो सब मांग करेंगे कि भाई हमें भी इंक्लूड किया जाए इसके अंदर। अब केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई की? केंद्र सरकार ने अभी कर्फ्यू लगा दिया, धारा 144 लागू कर दी है। दूसरा, उन्होंने कुछ मांगे मान ली है कि भाई महिलाओं का प्रतिनिधित्व 1/3 किया जाएगा। दूसरा, 45 से बढ़ाकर 84% अनुसूचित जनजाति में आरक्षण कर दिया गया लद्दाख के लोगों के लिए। लद्दाख की संवैधानिक सुरक्षा एवं मांगों पर बातचीत के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया, जो कि पहले से ही प्रस्तावित थी, अक्टूबर में होने वाली थी। तो फिर ये हिंसा क्यों हुई? सरकार का ये भी कहना है। हिंसा कम करने के लिए, हम बनाए रखने और शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई और सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया गया कि भाई आपने ये सब क्यों किया जब मीटिंग हमारे साथ शेड्यूल थी। तो सरकार इसके ऊपर लगातार नजर बनाए हुए। अब दोस्तों सवाल ये, क्या जेनजी का रोल बढ़ता जा रहा है? हमने अभी देखा कि जेनजी का रोल इतना ज्यादा हो रहा है कि वो एक साथ सड़कों पर उतरते हैं और रिजीम चेंज हो जा रही है, चाहे वो नेपाल हो, फ्रांस हो, बांग्लादेश हो। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दिया था अभी, ब्रिटेन में भी अभी यही हुआ, लेकिन वहां सत्ता परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन लोग सड़कों पर थे। तो क्या जेनजी का रोल अब बढ़ता जा रहा है? इसीलिए भारत का विपक्ष या फिर भारत के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जेनजी जाग चुका है। खैर ये भारत है, भारत का संविधान इतना भी इजी नहीं है। अब देखना इन लोगों के साथ क्या कार्रवाई होगी, वो तो अपना देश का कानून करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और छोटों को छोटों से प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आपका छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। थैंक यू वेरी मच।